Today's topic is heat capacity of solid. What is heat capacity? हीट कैपेसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम हिंदी में ऊष्माधारिता बोलते हैं. हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है हम उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. तो आप इमेजिन करिए कि सपोज आपके पास 3 तरह के मेटल है, एल्यूमिनियम है एक आयरन है और एक कॉपर है. तो अगर आपने तीनों को सपोज धूप में रखा हुआ है बाहर सनलाइट के अंदर, तो आप सपोज 1 आवर्स के बाद तीनों को हटाते हैं तो तीनों की जो हीट को ग्रहण करने की जो पावर है वो तीनों की अलग अलग होगी. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, पर्टिकुलर मेटल का नेचर क्या है. तो हम हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को गेन करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ रही है पर्टिकुलर सब्सटेंस को, हम उसको बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी. Since it depend upon temperature, so it is better to say mean heat capacity of a substance. ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम मैथमेटिकली कैसे देते हैं, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हीट कैपेसिटी. सी इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो क्यू क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट, टी क्या है, टेम्परेचर. आप इमेजिन करिए कोई सब्सटेंस है जिसका आप टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T1 है और उसका फाइनल टेम्परेचर T2 है. तो उस केस में जो हीट कैपेसिटी है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, C इक्वल टू क्यू अपॉन T2 अपॉन T1. और हम इसको कैसे दे सकते हैं, C इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. तो अगर हम गैसेस के बारे में बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि हीट कैपेसिटी 2 तरह की होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेकिन हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो Cp और Cv के बीच में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. In 1819, Dulong and Petit, दो साइंटिस्ट थे जो टू फ्रेंच साइंटिस्ट, suggested that by using the accepted atomic weight for many metals and multiplying them by the specific heat, an approximately constant figure is obtained for each metal. ड्यूलोंग एंड पेटिट ने क्या देखा कि अगर हम एटॉमिक वेट किसी मेटल का लें और हम उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें जो किसके बराबर है, स्पेसिफिक हीट के बराबर है, तो उस केस में एक अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट वैल्यू आती है. तो द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज 6.4. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एटॉमिक वेट को किससे मल्टीप्लाई किया, स्पेसिफिक हीट से, क्या वैल्यू आई, 6.4. तो ड्यूलोंग और पैटिट के अकॉर्डिंग जो मेटल्स हैं उनकी जो एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.4 अप्रॉक्सीमेटली आ रही है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है इज टर्म्ड एज एटॉमिक हीट. एटॉमिक हीट क्या हुई, एटॉमिक हीट द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट एंड स्पेसिफिक हीट इज टर्म्ड एज एटॉमिक हीट. इट मीन्स एटॉमिक हीट कैपेसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 6.4 कैलोरीज पर केल्विन, या हम ग्राम पर एटम में भी दे सकते हैं इसको. तो ये माना गया कि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं इनके लिए ये फिगर कांस्टेंट होती है, माइनस अ वेरिएशन होता है. और ये किसने पॉइंट आउट किया, डुलोंग एंड पैटिट ने बताया 1819 के अंदर. सो इट कुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इन द बेसिस ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इट वाज सपोज दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एटम फॉर ए मोनो एटॉमिक सॉलिड इज 3. एक एटम कितनी डायरेक्शन में घूम सकता है, हम इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि, जैसा कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है एक एटम के लिए, 3 होती हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में. तो अगर मान लो हमारा एक एटम है तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई. और अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे n है, n क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23. तो उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या स्वतंत्रता की कोटि है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3n के बराबर हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एटम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3n. अगर हम 1 ग्राम मोल एटम के बारे में बात करते हैं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होंगी, 3n के बराबर होंगी. एक मॉलिक्यूल या एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3. डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स मूवमेंट इन अ डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन. हम 3 डायरेक्शन लेते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल मूव कर सकता है. सो अकॉर्डिंग टू इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, KT इज द एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम. जो इक्वी पार्टीशन का जो नियम है वो क्या कहता है कि जो KT है, KT क्या है, KT इज द एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम.
पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एक स्वतंत्रता की कोटि की एनर्जी कितनी है, kT। अब एक जो अणु है, ठीक है, वो कितने डायरेक्शन में घूम सकता है, 3 डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, 3n। एक की है kT, तो 3n मॉलिक्यूल की कितनी हो गई, 3n kT। तो ये क्या चीज़ है, 3n kT, इक्विपार्टीशन एनर्जी। So according to equipartition energy, kT is the energy per degree of freedom. Thus for 3n degree of freedom, it will be 3n into kT और 3RT, क्योंकि n के इक्वल टू क्या होता है, R। क्लियर। तो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को यहाँ पर हम किस टर्म्स में देख रहे हैं, एटॉमिक हीट की टर्म्स में देख रहे हैं। एटॉमिक वेट पर्टिकुलर सब्सटेंस का, जब हम स्पेसिफिक हीट उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू आती है, वो लगभग कांस्टेंट होती है, किसके अकॉर्डिंग, ड्यूलोंग और पेटिट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यह नहीं है कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है। स्पेसिफिक हीट तो अलग अलग मेटल की अलग अलग है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया है कि सपोज आपके पास 3 आर्टिकल है, एक लोहे का है और एक एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है, तो तीनों की हीट को ग्रहण करने की पावर अलग अलग होगी। दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट को एक्सेप्ट करने की पावर, हॉटनेस की पावर, तीनों की अलग अलग है। तो हम उस स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलर एलिमेंट की उससे एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो क्वांटिटी आ रही है वो है 6.4, ना कि स्पेसिफिक हीट। वी नो दैट Cv, अगर हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो Cv इज गिवन एज डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दस डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं Cv इक्वल टू 3RT अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 3T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में 3R की वैल्यू कितनी है, ऑलमोस्ट 6.4। वेरियस एक्सेप्शंस ऑफ ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ आर एज फॉलो। बहुत सारे एक्सेप्शंस थे इस लॉ के, क्या क्या अपवाद थे या क्या क्या लिमिटेशंस थी इस लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटॉमिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड्स मस्ट बी सेम। यह लॉ क्या कहता है कि अगर हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं तो सारे सॉलिड्स की जो एटॉमिक हीट है उसकी वैल्यू क्या आती है, लगभग 6.4 आती है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल सॉलिड, लेकिन देखा गया कि यह सबके लिए सही नहीं है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और सिलिकॉन, ऐसे जैसे अगर हम मेटल्स लेते हैं और उनकी एटॉमिक हीट देखते हैं तो उनकी एटॉमिक हीट की वैल्यू 6.4 से काफ़ी कम आती है। सो एक्चुअली दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल सॉलिड, यह सारे के सारे सॉलिड्स के लिए सही नहीं है। आप देख सकते हैं जो ग्राफ ड्रॉ किया है, ये टेम्परेचर और Cv अपॉन R के बीच में ड्रॉ किया। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ का आप देख सकते हैं, ग्राफ सबके लिए अलग अलग है, लेड, कॉपर, सिलिकॉन एंड कार्बन के लिए। So actually this is not true for all solid. So as the atomic weight of a solid is constant at all temperature, its atomic heat must also be constant at all temperature. यह देखा गया है कि यदि atomic weight जो है solid का वो constant है हर temperature के ऊपर, तो एटॉमिक हीट का मान भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यह ट्रू नहीं है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। यानी कि एटॉमिक वेट, या हम कह सकते हैं कि ये जो हीट है, एटॉमिक हीट, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट हीट कैपेसिटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं उस केस में जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो कम हो रही है, जिसको हम हीट कैपेसिटी मतलब ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता का मान कम हो रहा है अगर हम ताप को कम कर रहे हैं, और अगर ताप को हम बढ़ा रहे हैं तो उस केस में ऊष्माधारिता का मान बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो फिगर 6 यहाँ पे दिखाई गई है, फिगर 6 क्या शो कर रहा है, इट शोज वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी विद टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या चेंज हो रहा है, इसको हमारा फिगर 6 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस वेरिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी। दो तरह की थ्योरी हैं, क्लासिकल थ्योरी और दूसरी है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हमने इलेक्ट्रॉन को या जो भी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है उसमें हमने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल माना है। सेकंड जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में एज ए वेव, डुअल नेचर कंसिडर करते हैं। तो आइंस्टाइन यूज्ड प्लैंक्स हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन दिस वेरिएशन। क्यों हो रहा है ऐसा वेरिएशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आइंस्टाइन ने प्लैंक की जो अवधारणा थी उसको काम में लिया। प्लैंक क्या कहता है, ही अज्यूम्ड दैट द एटम इन अ सॉलिड आर ऑल इंडिपेंडेंट। प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम होते हैं सॉलिड के अंदर वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ईच हर एक एटम से।
and each atom act as a simple harmonic oscillator with a common frequency and vibration energy of each linear oscillator is given by, listen once again, आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी ली? प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इसके बारे में बताती है। और आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया? उसने अज्यूम किया कि सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, सिर्फ 0 केल्विन यानी हम बोलते हैं -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पार्टिकल का मोशन जो है वो टोटली जीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस केस में पार्टिकल के अंदर मोशन चालू हो जाता है, यानी पार्टिकल कांस्टेंट नहीं रहते, पार्टिकल के अंदर मूवमेंट हो जाता है। तो आइंस्टाइन क्या कहता है कि ये जो मूवमेंट या वाइब्रेशन एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? जैसे आप देख सकते हैं घड़ी का जो पेंडुलम है वो लगातार कंटिन्यूअस एक फिक्स वेलोसिटी से हिल रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एटम इन अ सॉलिड बिहेव एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर विद अ कॉमन फ्रीक्वेंसी, सबकी कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है, एंड वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ ईच लीनियर ऑसिलेटर इज गिवन बाय, और उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको हम किससे देते हैं? इक्वल टू एन एच न्यू। किसकी वाइब्रेशन एनर्जी? हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो मोशन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की फॉर्म में हो रहा है। चेंजेस ऐसे ही नहीं हो रहे, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है जिसमें हर एक एनर्जी लेवल का, हर एक या प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक एनर्जी होती है, जिसको हम कौन से फॉर्मूले से देते हैं? E इक्वल टू एन एच न्यू से। यहाँ पे एन इक्वल टू क्या है? 012, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है, एंड न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हैं व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीजेज। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उसकी वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेटिंग एटॉमिक इंक्रीजेज not continuously but increases in discrete manner, that is h nu, 3h nu, 2h nu etc. यहाँ पर आ गया कौन सा लॉ आ गया? प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है? लाइट का इमिशन कंटिन्यूस नहीं होता, डिसकंटिन्यूस होता है, एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो वही सेम फिनोमिना हम यहाँ पर ये जो हीट कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए लागू कर रहे हैं। देखिए आप, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेज। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उसकी वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, एंड एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेटिंग एटम इंक्रीजेज नॉट कंटिन्यूसली। जो वाइब्रेटिंग एटम की एनर्जी लगातार इंक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि कैसे हो रही है? डिस्क्रीट मैनर में, मीन्स एक पर्टिकुलर सीडी की फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, और उसका मान क्या है? एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एटसेट्रा। इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे दे सकते हैं? एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन एटसेट्रा। सो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी, यानी प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर है ना, उसकी एनर्जी को कौन देता है? बोल्ट्जमैन। एंड द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज गिवन बाय ई बार इक्वल टू एच न्यू जीरो डिवाइडेड बाय ई की पावर एच न्यू जीरो अपॉन के टी माइनस 1। यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड टी इज द टेम्परेचर। द मोलर एनर्जी ऑफ ए सॉलिड, अगर हम मोल के बारे में बात करते हैं तो जैसे अभी अपन ने देखा था कि कितना होता है? 3n। तो एनर्जी को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3e से। तो टोटल द मोलर एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इज गिवन बाय E इक्वल टू एन ई को हमने एक्स वाई जेड 3 पार्ट के अंदर मतलब थ्राइस 3e से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? टोटल मोलर एनर्जी ऑफ ए सॉलिड। सो करस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड, आप देख सकते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी क्या होगी? इसको दिया है सी बी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दिस इक्वल टू 3n के एच न्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर, ई की पावर माइनस एच न्यू जीरो अपॉन के टी डिवाइडेड बाय ई की पावर एच न्यू जीरो अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लो टेम्परेचर पर क्या होता है? एट लो टेम्परेचर एच न्यू नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी, and EH nu naught upon KT is very less than 1. Therefore हमें पता है कि CV इक्वल टू क्या होता है? 3n के H न्यू नॉट अपॉन के टी का होल स्क्वायर, E माइनस एच न्यू नॉट अपॉन के टी। सो हम कह सकते हैं कि बहुत एट वेरी हाई टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ H न्यू नॉट अपॉन के टी इज़ वेरी लेस, है ना? बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत उच्च ताप पर जो वैल्यू है एच न्यू नॉट अपॉन के टी की, उसका मान बहुत कम है, इसलिए क्या होगा? सी वी इक्वल टू 3n के किसके बराबर हो जाएगा? 3r के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड।